तो मैंने कहा कि डार्विन ने एक अपना जो बेसिक कंसेप्ट दिए थे उसमें एक कहा था दैट इज ओवर प्रोडक्शन, एक कहा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, मौजूद रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वो हो सकता है इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल हो सकता है इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल हो, या फिर हो सकता है कि वो एनवायरमेंटल स्ट्रगल हो। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि नेक्स्ट है दैट इज नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो मैंने कहा कि डार्विन का कहना यह था कि वो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा सर्वाइव करेगा जो अपने एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट होगा, और जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यानी उसने कहा कि इंडिविजुअल्स with more adaptive variation, adaptive variation का मतलब है वो वेरिएशन जो उसने एक्वायर किए थे। तो adaptive variation, individual with more adaptive variation are better fit, वो ज्यादा सूटेड है अपने एनवायरमेंट के लिए। तो मैंने कहा कि वो बेटर फिट है अपने एनवायरमेंट के लिए देन दैट ऑफ लेस अडेप्टिव वेरिएशन, किसके कंपैरेटिव में, देन द अदर which do not adapt, तो जिस ऑर्गेनिज्म में अडेप्ट नहीं किया उसके लिए बहुत ज्यादा फिट नहीं है, बल्कि जिसने वेरिएशन, अडेप्टिव वेरिएशन को एक्वायर किया है वो बेटर फिट होगा अपने एनवायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद उसने कहा कि फिट का मतलब क्या है, आखिर फिट किसको कह रहे हैं हम। तो मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू डार्विन, fit means reproductive fitness। फिट का मतलब था उसके हिसाब से दैट इज अ रिप्रोडक्टिव फिटनेस केस, दैट इज जो खूब रिप्रोड्यूस करे वो सबसे ज्यादा फिट है अपने एनवायरमेंट के हिसाब से। ये कहना था बेसिकली डार्विन का। तो उसने कहा था कि इट इज ऑब्जर्व दैट all the individuals of a population, ये सारे के सारे इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन के वो हमेशा नहीं रहेंगे, ठीक है, और हर वक्त जो उनकी मैटिंग पावर है वो सेम नहीं रहेगी। तो इसने कहा कि इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन do not have equal chances of mating some male with better phenotype। तो यहां पर उसने कहा कि some male with better phenotype are preferred by females, तो अगर देखा जाए तो इसमें उसका कहना यह था कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर जिसकी जो पूंछ होती है, जिसकी ज्यादा डिमांड होती है, वो फीमेल उनको ज्यादा बेसिकली प्रीफर करती हैं क्योंकि उनका फिनोटाइप ज्यादा बेहतर है, दिखने में वो ज्यादा अच्छे हैं। तो डार्विन के हिसाब से ये भी बेसिकली कि वो सारे मेल की डिमांड ज्यादा है फीमेल में जो दिखने में ज्यादा बेहतर है, जो दिखने में ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और इसको उसने कहा था कि दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल सिलेक्शन। तो
This is called as sexual selection. तो इसको उसने कहा that is called as a sexual selection. तो उसने एक टर्म और यूज किया, यानी वो कौन सा हुआ, थर्ड हुआ या फोर्थ हुआ अभी? हाँ जी, कौन सा पॉइंट हो गया था ये नेचुरल सिलेक्शन वाला? ये शायद एक दो थर्ड हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ पर। तो फोर्थ का मतलब दैट इज एन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पर, दैट इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज की अगर बात करें तो इसका कहना था कि अगर हेरिटेबल वेरिएशन अगर इकट्ठे होते रहेंगे और नेचुरल सिलेक्शन काम करता रहेगा तो एक वक्त के बाद पॉपुलेशन नए कैरेक्टर एक्वायर कर लेगी और न्यू पॉपुलेशन फॉर्म कर देगी। तो ये कह रहा है यहां पर कि a species acquire new heritable variations, यानी एक ऐसी स्पीशीज जिसने न्यू जो स्पीशीज ने हेरिटेबल वेरिएशन एक्वायर किया है एंड नेचुरल सिलेक्शन, तो यानी एक तो कोई भी स्पीशीज है जिसने न्यू हेरिटेबल वेरिएशन को एक्वायर किया और नेचुरल सिलेक्शन को एक्वायर किया हुआ है, वो चेंज in population characteristic and hence form new species. तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज के कैसे नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ। इसके लिए डार्विन का कहना था कि कोई भी स्पीशीज जो है जो कि नए कैरेक्टर एक्वायर कर रही है और जब ये नए कैरेक्टर आपस में एड अप होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे, तो फाइनली ये फॉर्म कर देगा, एक न्यू स्पीशीज को फॉर्म कर देगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? इसके बाद पांचवा पॉइंट को देखिए, दैट इज अ वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तो दैट इज अ वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तो ये कह रहा है यहां पर कि दोस कैरेक्टर्स, यानी वो सारे कैरेक्टर जिसकी जरूरत है, जिसके बिना पर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के अंदर सरवाइव कर सकता है, उन कैरेक्टर को वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर करेगा। समझे? तो इसको उसने कहा कि दोस कैरेक्टरिस्टिक्स which are used for better survival, in natural condition, natural condition का मतलब हुआ कि क्लाइमेट हो सकता है, फूड हो सकता है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, are called adaptive or useful variation, while the others are called non-adaptive or harmful variation.
और हार्मफुल वेरिएशन। हाँ जी, अब बताइए, ये बताइए कि जो बेसिकली डार्विन की जो कंसेप्ट है, डार्विन का कंसेप्ट, उसने डार्विन ने कितनी बातें बताई अपनी कंसेप्ट में? उसने क्या क्या बातें बताई? पहली चीज जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, पहली चीज उसने क्या बताया था, जल्दी बताइए। तो एक Struggle बताया for था दैट इज द existence. ओवर प्रोडक्शन है, Yes, sir, overproduction. ओवर प्रोडक्शन बताया था डार्विन ने। क्या मतलब था इस ओवर प्रोडक्शन का? सर कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज्यादा मतलब अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, कोई कम करते हैं। ऑब्वियस बात है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो डिफरेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऑफस्प्रिंग अपने ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग्स हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग कम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डिसाइड हुआ है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ये बेसिकली नेचर ने डिसाइड किया है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर उसने कहा कि कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, लेकिन बाकी जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत धीमे धीमे ग्रो करते हैं, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से उसने और बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करी, जैसे कि एलिफेंट है, जैसे वेल है। अगर इन ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग देखेंगे तो बहुत स्लो है, तो इसको उसने बताया कि दैट इज एन ओवर प्रोडक्शन। दूसरा चीज उसने बताया कि दैट इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब है भाई? हाँ जी, इसका क्या मतलब है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब? लिमिटेड रिसोर्सेज में जो तो अपने आप सीधी को सी ज्यादा बात है, इवॉल्व कर। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, सही बात है, रिसोर्सेज लिमिटेड थे। अब उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए कंपटीशन पैदा हो गया। समझ रहे हैं? वो कंपटीशन हो सकता है अपनी ही स्पीशीज के मेंबर में हो। अगर अपनी ही स्पीशीज के मेंबर के बीच में अगर कंपटीशन होगा तो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। और वो स्ट्रगल जो है मेनली फूड शेल्टर के लिए होगा। यानी जो स्ट्रगल था वो किसके लिए था? बेसिकली फूड के लिए, शेल्टर के लिए, या बेसिकली मैटिंग के लिए, या ब्रीड के लिए, या मेट के लिए, इनके लिए बेसिकली कंपटीशन था। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक और कंपटीशन था जो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में था, और वो बेसिकली जो कंपटीशन है, ये वाला जो कंपटीशन था, दिस इज द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। दूसरा कंपटीशन की बात करें तो वो बेसिकली फूड और शेल्टर के लिए था। ठीक है, फूड और शेल्टर के लिए था। ये कौन सा कंपटीशन था भाई? तो ये था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो दिस इज द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। और अगर देखा जाए तो एक और कंपटीशन था, वो कौन सा था भाई? वो बेसिकली क्लाइमेट्स के लिए था, दैट इज एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए था, जैसे कि कोल्ड है, हीट है, विंड है, टेम्परेचर है, हीट हो ही गया, ईटीसी कर दिया। तो ये कंपटीशन था बेसिकली एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से। क्या ये बात सही है? इससे बचने के लिए भी स्पीशीज के बीच में आपस में कंपटीशन हुआ। ठीक है, तो कंपटीशन अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी है, सेम स्पीशीज के बीच में भी, और एनवायरमेंट्स के लिए भी कंपटीशन रहा। ये क्या दूसरी बात थी बेसिकली डार्विन की। तीसरी बात उसने क्या कहा? दैट इज अ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में उसका कहना यह था कि आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दुनिया से चले गए, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अभी भी दुनिया में मौजूद है जिसका नंबर लगातार घटता चला जा रहा है कई अलग अलग वजहों से। तो एक्चुअल में उसका कहना था कि जो स्पीशीज दुनिया में रहेगी ये डिसाइड होगा नेचर से, और जो दुनिया से जाएगी वो भी डिसाइड होगा नेचर से। तो उसने कहा कि नेचर सिलेक्ट करेगा कि कौन सी स्पीशीज दुनिया में रहेगी और कौन सी स्पीशीज दुनिया में नहीं रहेगी। इसकी एक मिसाल उसने बताई। उसने कहा कि जैसे डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स दुनिया से चले गए, तो डायनासोर्स को जो दुनिया से खत्म किया वो नेचर ने खत्म किया। समझ रहे हैं? और जिसको नेचर चाहता है कि वो दुनिया में रहे, उसके लिए नेचर ने अलग अलग कैरेक्टर्स उसको दिए, जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल जो था वो ज्यादा बेहतर होने लगा। तो बेसिकली सर्वाइवल ज्यादा बेहतर हुआ, और जो सर्वाइवल ज्यादा बेहतर हुआ
वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करा या ज्यादा खूब उसने अपने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए। जब ये बात आती है नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, तो यहां पर मेनली बात आती है सेक्सुअल सिलेक्शन की कि आखिर कौन सी स्पीशीज है जो सेक्सुअली फिट है, जो अपने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को खूब प्रोड्यूस कर रही है, खूब प्रोड्यूस कर रही है, खूब प्रोड्यूस कर रही है, वो तो खूब फिट है। और जो अपने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, इसका मतलब वो कम फिट है। इसकी तरह एक और टर्म उसने यूज किया, उसने कहा कि दैट इज एन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज के लिए उसने क्या बताया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लिए उसने उसने कहा कि जब एक स्पीशीज नए नए कैरेक्टर एक्वायर करती जा रही है, और वो नए नए कैरेक्टर एक्वायर होते 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 इनहेरिटेड हो रहा है, बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। और जब ये सारे के सारे चेंजेस एक्युमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए, तो इकट्ठे होने पर इसने एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर दिया। इसी तरीके से इसने एक और टर्म यूज किया, उसने कहा कि दैट इज अ वेरिएशन ऑफ वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। और वेरिएशन और हेरिडिटी की अगर बात की जाए तो उसने कहा कि जिन कैरेक्टर को ऑर्गेनिज्म को चाहिए था, जिन कैरेक्टर को चाहिए जिसके बिना पर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट सूटेड था, उसको वो खूब इस्तेमाल करेगा और खूब उसको अपने पास इकट्ठा करेगा, प्लस अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर करेगा। और जिनकी जरूरत नहीं है वो धीमे धीमे हार्मफुल होगा और खत्म होने की टगार पर आ जाएगा। यहां तक कुछ बातें समझ में आई है, नहीं आई? सर यस सर। हाँ हाँ बोलो ना। अडेप्टिव वेरिएशन तो नेचुरल सिलेक्शन में भी आ रहा है और वेरिएशन इन जी हेरिडिटी में बिल्कुल भी आएगा, बिल्कुल आएगा। अडेप्टिव वेरिएशन का मतलब, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये, अडेप्टिव वेरिएशन का मतलब ये है कि बेसिकली एक स्पीशीज है, वो कुछ अपने अंदर ऐसे कैरेक्टर एक्वायर कर रही है, वो नेचर से एक्वायर कर रही है या अपनी एक्टिविटीज की वजह से एक्वायर कर रही है, जिससे कि वो चाहती है कि अब उस एनवायरमेंट में जिंदा रह पाए, वो अपने आप को जिंदा रख पाए, इसलिए तो दैट इज नोन एज अडेप्टिव रेडिएशंस। नेक्स्ट आइए, तो दैट इज अ म्यूटेशन थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ म्यूटेशन थ्योरी। यानी म्यूटेशन थ्योरी का मेनली मकसद था कि इसने ये बताया कि कैसे नई नई स्पीशीज दुनिया में आई होगी, कैसे स्पीशीज थी और बाद में किस तरीके से नई नई स्पीशीज दुनिया में आई है। तो पहली बात, म्यूटेशन थ्योरी को जो दिया था वो दिया था बेसिकली ह्यूगो डी वेराइज ने। तो मैंने कहा कि गिवन बाय ह्यूगो डी वेराइज ने। तो इसको किसने दिया था? ह्यूगो डी वेराइज ने इस थ्योरी को दिया था। और इसका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो क्या था? तो मैंने कहा कि ही वर्कड ऑन, उसने काम किया था इवनिंग प्राइमरोज पर। इवनिंग, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो क्या बात हो रही थी कि ही वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमरोज पर, यानी इसने किस पर काम किया था? ह्यूगो डी वेराइज ने। तो इसका नाम था दैट इज एन इवनिंग प्राइमरोज, जिसका नाम है ओनिथ्रा लिमार्कियाना। ओनिथ्रा लिमार्कियाना। दैट इज एन ओनिथ्रा लिमार्कियाना। ठीक है। अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम भी सुन लीजिए। तो उसका नाम था किताब का नाम जिसमें इन्होंने दिया था, उसका नाम, किताब का नाम था द म्यूटेशन थ्योरी। ये बुक का नाम है। इसमें कंसेप्ट दिया था ह्यूगो डी वेराइज ने। तो उसने कहा था कि बेसिकली पहली चीज, म्यूटेशन होता क्या है? तो ये मैंने पहले भी बताया था, दोबारा सुन लीजिए कि म्यूटेशन का मतलब था कि भाई ये सडन चेंज था, दैट इज अ सडन चेंज कॉज्ड इन, किसके अंदर कॉज्ड हुआ है भाई? कॉज्ड इन जेनेटिक मटेरियल which bring
changes in organism, यानी ये ऐसा सडन चेंजेस था जिससे कि ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ गया था, समझ रहे हैं। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली डीएनए की। डीएनए में चेंजेस की वजह से जो है ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आया, और डीएनए जैसे जैसे चेंज होता गया वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म भी इतना चेंज हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। तो उसने कहा कि म्यूटेशन works with म्यूटेशन साथ के साथ काम कर रहा था किसके, दैट इज अ रिकॉम्बिनेशन की। रिकॉम्बिनेशन का काम था नए कैरेक्टर्स को लेकर आना, बिल्कुल उसी तरीके से म्यूटेशन भी पैरेलल काम कर रहा था रिकॉम्बिनेशन के, और ये बेसिकली डीएनए में चेंजेस की वजह से नए कैरेक्टर लेकर आ रहा। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर मैंने स्टार बना के लिखा है कि म्यूटेशन आर रैंडम, म्यूटेशन जो होंगे वो रैंडम होंगे एंड डायरेक्शन लेस होगा। तो म्यूटेशन जो है वो रैंडम होगा और डायरेक्शन लेस होगा, जबकि वाइल वेरिएशंस जो होंगे, वेरिएशंस का मतलब है दैट इज अ चेंजेस, चेंजेस जो होंगे आर स्मॉल, तो ये वेरिएशन जो होंगे वो स्मॉल होंगे एंड डायरेक्शनल। और इस बात को ये कहा था डार्विन ने। तो डार्विन ने कहा था कि वेरिएशन या चेंजेस जो है वो छोटे छोटे होंगे और डायरेक्शनल होंगे, एक ही तरफ होते चले जाएंगे, जबकि ह्यूगो डी वराइस का कहना था कि म्यूटेशन रैंडम होगा और डायरेक्शन लेस होगा, ये कहीं पर भी किधर भी होगा, इसके लिए कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि evolution for डार्विन was gradual, यानी ग्रेजुअल का मतलब है कि धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है। ये कहना था बेसिकली डार्विन का कि एवोल्यूशन और डार्विन वाज ग्रेजुअल, धीमे 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 धीमे। जबकि अगर देखा जाए तो ह्यूगो डी वराइस क्या कहते थे, तो मैंने कहा कि वाइल डी वराइस का क्या कहना था, डी वराइस believed mutation caused स्पेसिएशन, यानी म्यूटेशन ने नई स्पीशीज को फॉर्म किया है, स्पेसिएशन, एंड हेंस कॉल्ड साल्टेशन। साल्टेशन, तो मुझे ये बताइए कि व्हाट इज साल्टेशन। हाँ जी सर, म्यूटेशन। साल्टेशन क्या चीज है, म्यूटेशन तो अलग हो गया, लेकिन साल्टेशन का क्या मतलब है। सर, नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ लिखा है यार, ये म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन की तो डार्विन की कहानी थी नेचुरल सिलेक्शन की, और म्यूटेशन में कहां से नेचुरल सिलेक्शन में कहां से साल्टेशन आ जाएगा। जरा पढ़ो इस लाइन को, यहाँ लिखा है डी वराइस बिलीव म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन, यानी डी वराइस का ये मानना था कि म्यूटेशन जो है वो नई स्पीशीज फॉर्म करेगा, और म्यूटेशन से एक ऐसा बड़ा सा म्यूटेशन जिसके बिना पर एक नई स्पीशीज फॉर्म हो गई है, दैट बड़ा सा म्यूटेशन इज नोन एज साल्टेशन। तो मैंने कहा कि साल्टेशन का मतलब हुआ दैट इज सिंगल large mutation, single large mutation which caused and form new species, caused and form new species। तो साल्टेशन क्या चीज है, तो ये एक तरीके का सिंगल एक बड़ा सा म्यूटेशन है
जिसके बिना पर यानी जिसने के एक नई स्पीशीज कॉज कर दी, नई स्पीशीज फॉर्म कर दी। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आई है, दैट इज द जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएशन, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जेनेटिक वेरिएशन किस किस वजहों से पैदा हो सकता है। तो जेनेटिक वेरिएशन की पहली वजह है दैट इज अ जीन रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम था दैट इज अ क्रॉसिंग ओवर। पढ़ा या नहीं पढ़ा है? तो मैंने कहा कि यस सर। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, recombination takes place, यानी recombination takes place causing variations। ये क्या कॉज करेगा? तो ये कॉज कर देगा वेरिएशंस को। नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट है बेसिकली म्यूटेशन। इससे भी वेरिएशन आएगा, तो ये भी क्या कॉज करेगा? दैट इज कॉज वेरिएशन। इसके बाद नेक्स्ट आइए, तो दैट इज अ हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने कहा कि क्रॉसिंग between the individuals of different breed के इंडिविजुअल्स के बीच में जब प्रोसेस कराया गया तो उसको कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। और उससे भी क्या चीज आएगी? तो ये भी क्या लेके आएगा? तो इट ऑल्सो ब्रिंग वेरिएशन, तो ब्रिंग वेरिएशन, ये भी वेरिएशन लाएगा। इसी तरीके से देखा जाए तो दैट इज अ जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो भी कहते हैं।